स्ट्रॉ हैट्स एक बहुत बड़े बैटल के बाद ओर्स और गेको मोरिया को डिफीट करते हैं। स्ट्रॉ हैट्स अभी उसे डिफीट करने का खुशी मना ही रहे होते हैं, तभी वहां पर आ जाता है कूमा। आने के साथ ही वो सभी के सभी स्ट्रॉ हैट्स को कुत्तों की तरह मारता है। क्या होता यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होता अगर स्ट्रॉ हैट्स कूमा को डिफीट कर देते। और इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे ही मोरिया डिफीट होता है सभी स्ट्रॉ हैट्स थक जाते हैं और लूफी अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहां पर एंट्री होता है कूमा का वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर से, जो कि था लूफी को मारना। लेकिन इस अल्टरनेट सीरीज में कुछ चेंजेस होगा, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज तो सेम ही रहता है। और जैसे ही जोरो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए जाता है, सांजी तुरंत ही वहां पर आता है और इन्हें रोक देता है। फिर उसाप आकर जोरो को ग्रैब करता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। रॉबिन जोर से चिल्लाती है कि आज हम यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं देंगे। इनका राउंड 2 फिर से स्टार्ट हो जाता है। जोरो, सांजी, रॉबिन, फ्रैंकी ये लोग मिलकर कूमा पर चार्ज करते हैं, पर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कूमा अपने निक्यू नोमे की मदद से सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। अब सभी स्ट्रॉ हैट्स कॉम्बो अटैक करना चालू कर देते हैं। वहां पर सभी मिलकर फाइट कर रहे थे। अभी फ्रैंकी कूमा पर एक अटैक करता है। सांजी कूमा को एरियल किक्स देता है। जोरो अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल से एक पावरफुल स्लैश मारता है। एंड रॉबिन कूमा को ग्रैब करके क्लच करने की कोशिश करती है। नामी अपने थंडरबोल्ट टेम्पो से एक जोरदार बिजली का झटका मारती है और वहीं पर लूफी को लास्ट मोमेंट में होश आ जाता है। तुरंत ही अपने सेकंड गियर में जाता है और कूमा पर जेट पिस्टल की बारिश कर देता है। इन सभी कॉम्बो अटैक से कूमा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर फिर लूफी गियर 3 में जाता है और जायंट जेट गैटलिंग मारता है। एंड जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी मारकर फाइनल अटैक करता है। और इस सब के बाद कूमा डिफीट। कूमा मरता नहीं, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इस सबसे वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरा हिल जाता है, क्योंकि इसके बाद पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो गया था। उस मोमेंट तक लूफी ने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 वॉरलॉर्ड्स को खत्म कर दिया है। एक तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट इसे ओपन चैलेंज समझता। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में यही बात रहता कि स्ट्रॉ हैट्स ने एक और वॉरलॉर्ड को मार दिया। स्ट्रॉ हैट्स का नाम वर्ल्ड वाइड और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। ये मोमेंट स्ट्रॉ हैट्स के लिए तो काफी अच्छा होता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट स्ट्रॉ हैट्स को टॉप टियर क्रिमिनल्स में इंक्लूड करने लगता है। पर देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि ये लोग बाकी पायरेट्स से ऑपोजिट एक काफी बड़े थ्रेट टू ग्लोबल स्टेबिलिटी बन चुके हैं। इसलिए अब लूफी एंड स्ट्रॉ हैट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के डायरेक्ट टारगेट पे आ जाते हैं। इस बैटल के बाद मरीन्स तो पूरे पैनिक पे चले जाते हैं। सेनगोकू अपने डेस्क पर जोर से पंच मारता है और अकाइनु कहता है कि हम सबको जाने का परमिशन दीजिए। कूमा का डिफीट वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक मैसेज था और इसका रिप्लाई वो देते हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों को भेजकर। वो डिसाइड करते हैं एडमिरल्स को भेज देने का और उनका बस एक ही टारगेट है स्ट्रॉ हैट। तो अब हम स्ट्रॉ हैट्स को देखते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाने का। सभी स्ट्रॉ हैट्स अपने शिप में होते हैं और बैटल वुंड और चोट से रिकवर कर रहे होते हैं। जोरो कहता है कि हम बेरली वहां से जिंदा निकल पाए। ऐसे मोमेंट में भी सांजी जोरो को चिढ़ाने लगता है और भले ही ये दोनों बहुत ज्यादा इंजर्ड है, पर इनके बीच बहस दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। नामी सभी को शांत रहने के लिए कहती है और फ्रैंकी कहता है कि सनी को अपग्रेड की जरूरत है, हमें कुछ नए पार्ट्स लेने होंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ स्ट्रॉ हैट्स थ्रिलर बार्ग से तो सेफली निकल जाते हैं। पर ये सब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। सबसे पहले तो समझो कूमा कोई नॉर्मल वॉरलॉर्ड नहीं था, वो एक लिविंग वेपन था। वेगापंक का टॉप टियर प्रोजेक्ट था, जिसे कि फ्यूचर में पैसिफिस्टा का बेस मॉडल बनाया जाएगा। साइफर पुल से भी ज्यादा सीक्रेट मिशन, डायरेक्ट कनेक्शन विद सेलेस्टियल ड्रैगन और बहुत सारी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस उसके सिस्टम में लोड रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कूमा एक ओबीडिएंट गवर्नमेंट टूल बन चुका था। इस कारण स्ट्रॉ हैट्स जब कूमा को डिफीट करते हैं, ये वर्ल्ड अथॉरिटी की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है। इसका इमीडिएट रिएक्शन भी आता है। मरीन फोर्ट के अंदर एक इमरजेंसी डेंडेन मुशीरिंग होती है। फ्लीट एडमिरल एंड वाइस एडमिरल्स की मीटिंग होती है। सेनगोकू कहता है कि स्ट्रॉ हैट्स ने ना सिर्फ गेको मोरिया को हराया, बल्कि कूमा को भी डिफीट कर दिया। वो क्रू अब रूकी पायरेट्स नहीं रहा। एनीज लॉबी में वर्ल्ड गवर्नमेंट के झंडे को जलाने के बाद उन्हें अब रोकना बहुत जरूरी हो चुका है। और दूसरी तरफ से अकाइनु कहता है कि हाँ, हम उन्हें न्यू वर्ल्ड तक पहुंचने नहीं दे सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें न्यू वर्ल्ड के पहले ही खत्म करना होगा। और अगर जरूरत पड़े तो मैं खुद जाकर वहां उन्हें रोकूंगा। और मीटिंग के बाद डिसीजन ले लिया जाता है। एडमिरल की जरूर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को खत्म करने जाते हैं, लेकिन एडमिरल वहां पर अकेले नहीं जाते। उनके साथ पैसिफिस्टा का प्रोटोटाइप भी भेज दिया जाता है, ताकि स्ट्रॉ हैट्स के लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। इतना ही नहीं, यहाँ पर साइफर पुल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कूमा के इस डिफीट के बाद साइफर पुल क्वाइटली एक्टिव हो जाते हैं, स्पेशली CP0, जो कि यूजुअली सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन के नीचे काम करते हैं। उन्हें कंप्लीटली अलर्ट कर दिया जाता है। और इस सब का मेन रीजन होता है निको रॉबिन। CP9 से तो कुछ हो नहीं पाता, पर CP0 खुद डिसाइड करता है इस बार रॉबिन को पकड़ने का। तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट रियलाइज करता है ये क्रू बस फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि पॉलिटिकली डेंजरस भी होता जा रहा है, क्योंकि उनका गोल केवल वन पीस नहीं, बल्कि हिस्ट्री के ट्रुथ को बाहर लाना और पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम फैलाना है। इस कारण रॉबिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है। सांजी, जोरो एंड लूफी के बाउंटी को डबल कर दिया जाता है। यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, वॉरलॉर्ड सिस्टम का क्रेडिबिलिटी शेक हो जाता है। ऑलरेडी क्रोकोडाइल को एलाबास्टा में डिफीट मिल चुका है और अब मोरिया एंड कूमा, 2 वॉरलॉर्ड एक ही बार में डिफीट हो जाते हैं। ये न्यूज वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनली एम्बैरेसमेंट लाता है। पूरी दुनिया वर्ल्ड गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहा था, जिस कारण अपने इमेज को बचाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट एक झूठी कहानी बना देता है कि दरअसल कूमा अपने कंट्रोल को खोकर खुद पर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। स्ट्रॉ हैट्स ने तो कभी भी उससे फाइट ही नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट और बाकी सबको भी पता होता है कि कूमा का यह हाल स्ट्रॉ हैट्स ने किया है। और अब कीज़रू अपने मिशन पर चले जाता है और कीज़रू अकेला नहीं होता। एक बड़ी सी नेवी शिप में, जहां पर कई सारे पैसिफिस्ट हैं, साइफर पोल के कुछ एजेंट्स वहां पर ऑब्जर्वर हैं, और कीज़रू बिल्कुल ब्लैक आउट होकर आसमान में ही देखे जा रहा था। इस मिशन का नाम दिया जाता है ऑपरेशन डाउनफॉल टर्मिनेट स्ट्रॉ हैट पायरेट। और यही मोमेंट इस टाइमलाइन के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट होता है। स्ट्रॉ हैट्स को इस सब का पता चल जाता है और उन लोगों का हालत अभी किसी से भी लड़ने लायक था ही नहीं। जिस पर रॉबिन कहती है कि मुझे एक जगह के बारे में पता है जहां पर हम कुछ दिनों के लिए छुप सकते हैं। उस सब नामी एंड चॉपर तो रॉबिन के पैर ही पकड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है तो हमें वहां पर जल्दी से ले चलो। रॉबिन कहती है उस जगह का नाम है बाल्टीगो, जो कि ग्रैंड लाइन
के अंदर है और बहुत कम ही लोगों को उस जगह के बारे में पता है। दरअसल बाल्टिको है बेस रेवोल्यूशनरी आर्मी का, जहाँ पर मंकी डी ड्रैगन यानी लूफी के पापा है। नामी रॉबिन से कहती है कि क्या तुम श्योर हो हम वहाँ पर सेफ रहेंगे। रॉबिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि वो लोग भी गवर्नमेंट को उतना ही हिट करते हैं जितना हम आज गवर्नमेंट को हिट कर रहे हैं। सांजी कहता है एक टॉप सीक्रेट आइलैंड, एक टॉप सीक्रेट आर्मी, मुझे ये सब काफी पसंद है। और जोरो कहता है कि जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं तब तक चलते रहो। तभी फ्रैंकी 1000 सनी का अपग्रेड कंप्लीट करता है और वो लोग निकल पड़ते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के पास। चॉपर लूफी और बाकी सभी को स्टेबलाइज करता है जो कि उस बैटल में इंजर्ड हो चुके थे। 1000 सनी का स्पीड अप काफी ज्यादा बढ़ चुका था। रात के अंधेरे में ये लोग साइलेंटली यहाँ से निकल जाते हैं। पूरा क्रू बिल्कुल चुप रहता है और थका हुआ रहता है। ये एक ऐसा मोमेंट था जो कि हमें स्ट्रॉ हैट्स के अंदर काफी कमी देखने को मिलता है। स्ट्रॉ हैट्स का जर्नी अब भी कंटिन्यू रहता है। इस बार वो साबावती नहीं जा पाते क्योंकि उससे पहले ही पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट उनका दुश्मन बन जाता है और उन्हें अच्छे से पता था कि उनका जो करंट स्ट्रेंथ लेवल है उससे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से नहीं भिड़ सकते, जिस कारण जैसे ही स्ट्रॉ हैट्स बाल्टिको में पहुंचते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार जहां कुमा ने उन सभी लोगों को अलग अलग जगह भेज दिया था, इस बार वो सभी एक साथ रहते हैं और इस बार भी उन सभी के पास एक मोटिवेशन था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ चुका था और उन्हें चाहिए था लूफी का सेफ। सभी लोग अपने कैप्टन के लिए स्ट्रॉन्ग बन रहे थे। लूफी को यहाँ पर साबो के बारे में पता चलता है। लूफी साबो को देखकर घंटों तक रोता रहता है और ये दोनों भाई ड्रेसरोसा के पहले ही मिल जाते हैं। साबो जैसे ही लूफी को देखता है उसे हर चीज याद आ जाता है और इस बार लूफी एंड बाकी के स्ट्रॉ हैट्स का हाकी ट्रेनिंग और जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लूफी गियर 4 को भी डेवलप करना सीख जाता है, कॉम्बैट टैक्टिव, फिशमैन कराटे, बाकी के भी स्ट्रॉ हैट्स कई सारे डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल को सीख लेते हैं एंड अब क्रू का हर मेंबर इंडिविजुअली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इनके ट्रेनिंग में कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। हम देखते हैं मरीन्स के हेडक्वार्टर को, जहां सन गोकू पूरे गुस्से में बोल रहा होता है कि आखिर ये लोग गए कहां, क्योंकि स्ट्रॉ हैट्स बाल्टिको में अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके पीछे अब भी पूरा वर्ल्ड गवर्नमेंट पड़ा ही है। उसी वक्त एस ब्लैक बियर्ड को पकड़ने जाता है और ब्लैक बियर्ड उसे डिफीट करके मरीन्स को दे देता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट का इमेज वैसे ही बहुत ज्यादा खराब हो रखा था, इस कारण वो लोग सोचते हैं एस का पब्लिक एग्जीक्यूशन करने का, पर इस बार सिचुएशन टोटली डिफरेंट रहेगा। लूफी यहाँ पर अकेला नहीं है बल्कि साबो भी होगा एंड पिछली बार एस को खुद जीने का मन नहीं था, पर जैसे उसे पता चलेगा कि साबो अब भी जिंदा है, इसके अंदर दोबारा से जीने का होप आ जाएगा। व्हाइट बियर्ड का पूरा क्रू और लूफी का पूरा क्रू जो कि हाकी भी सीख चुके हैं, ऊपर से रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये 3 ग्रुप आएंगे एस को बचाने। और मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचता, अगर ये लोग साथ रहेंगे तो एस का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली स्टॉप हो जाएगा, इसके कारण वर्ल्ड गवर्नमेंट पर एक और बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। पूरे वर्ल्ड में लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और इस बार हमें फाइनली वो मूवमेंट देखने को मिलेगा जहां की तीनों भाई दोबारा एक साथ आ पाएंगे, लूफी, एस एंड साबो। भले ही इसके बाद तीनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाए, पर एटलीस्ट अब इन्हें पता होगा कि इनका भाई अब भी जिंदा है और यहीं पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का सबसे पहला अलायंस बनता है। कुछ दिनों तक ये लोग साथ रहेंगे, पुरानी बातें याद करेंगे, पर एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां ये तीनों ही भाई अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। इस बार लूफी लॉ से नहीं मिलता, जिस कारण इनका दोस्ती नहीं होता और पंख हैजर्ड में हमें इनका कोई अलायंस देखने को नहीं मिलता। सन गोकू को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता क्योंकि एज अ फ्लीट एडमिरल पास्ट में अभी जो कुछ भी हुआ उस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी सन गोकू को अपने सर पर लेना पड़ता है। फिर से नया फ्लीट एडमिरल अकाइनु बन जाता है। अकाइनु का सिर्फ एक ही सिंपल गोल होता है, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का डिस्ट्रक्शन। अकाइनु कई सारे फ्लीट्स को भेजता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को खोजने के लिए, पर इस बार पहले जैसा बात नहीं था। इस बार लूफी के पास हाकी भी है और गियर 4 तक है एंड हम फाइनली अकाइनु और लूफी के बीच एक फुल फ्लेश्ड फाइट देखते हैं जहां पर जोरो एंड सांजी एडमिरल्स को हैंडल करते हैं और बाकी के सभी वाइज एडमिरल्स एंड फुट सोल्जर्स को हैंडल करते हैं एंड लूफी लड़ता है फ्लीट एडमिरल अकाइनु से और इस बैटल में भी लूफी अपने एक्सट्रीम तक पुश होता है और फाइनली अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है। इस वर्ल्ड में लूफी को गियर 5 अकाइनु से लड़ते वक्त मिलता है और जैसे ही लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है मरीन्स की पूरी तरीके से हार हो जाती है, जिस कारण अब पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो जाता है। इसी के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स योंको भी बन जाते हैं और मरीन्स तो पूरा पैनिक मोड में चले जाते हैं। गार्प का फेस शॉक से भरा होता है। सन गोकू कहता है कि हमें किसी भी तरह उन्हें रोकने की जरूरत है वरना वो पूरे वर्ल्ड का बैलेंस शेक कर देंगे। अकाइनु अब भी अपने एब्सोल्यूट जस्टिस पर पड़ा रहता है और योंको का रिएक्शन ओरिजिनल वाले की तरह ही रहता है, मतलब कि शैंक्स पहले की तरह ही ड्रिंक करते करते स्माइल करता है। और हाँ, एक और बात, स्ट्रॉ हैट्स इस वर्ल्ड में अभी तक किसी भी योंको से नहीं भिड़े हैं, जिस कारण वो 5th योंको है। काइडो एंड बिग मॉम इन्हें देखकर एंग्री होते हैं एंड क्योंकि एस इस बार बच जाता है, जिस कारण व्हाइट बियर्ड भी जीने के लिए होपफुल हो जाते हैं और ब्लैक बियर्ड इस बार योंको नहीं बन पाता। एस एंड साबो लूफी को योंको बने देख खुश हो जाते हैं और अब क्रू का इवोल्यूशन एक फैमिली की तरह हो चुका है। स्ट्रॉ हैट्स ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनते हैं बल्कि इस बीच उनका बॉन्डिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। लूफी एंड जोरो के बीच एक साइलेंट ट्रस्ट रहता है और बाकी सभी स्ट्रॉ हैट्स एक दूसरे को बिल्कुल फैमिली की तरह मानने लगे हैं। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होता है। स्टोरी कैसा लगा कमेंट्स में बताना। स्टोरी में काफी सारे फ्लॉज होंगे, मैंने एंड आते आते तक काफी रश कर दिया था, पर अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।